कल नंपाई का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया था, जिसमें नंपाई 1D एरे और नंपाई 2D एरे बनाना मैंने आपको सिखाया था। नंपाई 1D एरे के 8-10 तरीके मैंने बताए। नंपाई 2D एरे मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसमें जितने भी 1D एरेज हैं सबका साइज सेम है तो अंदर वाले, और 2D एरे को फिर हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स बनाने के मैंने आपको 6-7 तरीके बताए थे। आज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं import numpy as np। मान लीजिए कोई मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, रैंडम डॉट रैंडइंट 1,10, और मान लीजिए ये हमारा 3x3 की मैंने मैट्रिक्स बना दी है। ये एक काम करते हैं, इसको 3x3 की जगह 3x4 की बनाते हैं, क्योंकि मुझे जो समझाना है वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा अगर मैं ये शेप लेके चलता हूँ। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3x4 की। क्या किसी मैट्रिक्स को हम रीशेप कर सकते हैं? रीशेप का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास हैं उनका यूज करते हुए एक नई शेप में एलिमेंट्स को अरेंज कर देना। जैसे टोटल 12 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के अंदर। अब मैं इसको 2x6 में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 2 रोज 6 कॉलम। 6x2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 6 रोज 2 कॉलम। 4x3 कर सकता हूँ, 1x12 कर सकता हूँ, 12x1। मेरे पास 5-6 ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, इसलिए मैंने 12 एलिमेंट लेकर चले अपने मैट्रिक्स के अंदर। तो अगर इस काम को मुझे करना हो तो इस काम को करने के लिए मेरे पास एक तरीका है कि मैं क्या करूंगा। जिस मैट्रिक्स को मैं रीशेप करना चाहता हूं उसके ऊपर, अब देखो मैट्रिक्स एक कॉन्सेप्ट का नाम है। सिंटैक्टिकली ये जो ए वेरिएबल है ये हमारा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक नंपाई 2D एरे है। अब हमने सीखा था कि नंपाई 1D एरे हो, नंपाई 2D एरे हो, या नंपाई एनडी एरे हो, उसका जो डेटा टाइप होता है वो एनडी एरे होता है। तो वास्तव में ये जो मैट्रिक्स है ये आपके लिए मैट्रिक्स है। सिंटैक्टिकली ये एक ऑब्जेक्ट है किसी क्लास का, और ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? एनडी एरे नाम की क्लास है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक मेथड कॉल करेंगे, यानी कि अब हम वापस से सिंपल लैंग्वेज में आ जाएं तो इस मैट्रिक्स के ऊपर मैं एक मेथड कॉल करूंगा जिसका नाम है रीशेप। रीशेप मेथड क्या करता है? जिस मैट्रिक्स पे आपने कॉल करा है या जिस नंपाई एरे पे आपने कॉल करा है उसकी जो एग्जिस्टिंग शेप है उसको रीशेप ये हमारा कर देगा। अब आपको यहाँ पर अपना नया शेप पास करना है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया नया शेप, मान लीजिए 4x3। अच्छा मान लो गलती से ऐसा लिख गया तो ये क्या होगा? एरर आ जाएगी, क्योंकि 12 एलिमेंट्स को 20 में अरेंज नहीं कर सकते, तो ये एरर आ जाएगी। अच्छा पहले एरर ही दिखा दो, लिख गया तो एरर, कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 12 इनटू शेप दिस। तो आप यहाँ पर जो भी फैक्टर दे रहे हैं मेक श्योर उनका मल्टीप्लीकेशन नंबर ऑफ एलिमेंट आना चाहिए, तभी वो रीशेप सही होगा, अदरवाइज वो रीशेप सही नहीं होगा। तो मैंने 4,3 यहाँ पर लिख दिया। अब अगर आपसे कहा जाए कि सर ये रीशेप होगा 4 रोज, सर हमारे पास तो 3 ही रोज है, तो सर चौथी रो कहाँ से आएगी? तो ये भी तो देखो, आपकी हर रो में 4 कॉलम भी तो हैं, 1 2 3 4, और मुझे कितने कॉलम चाहिए? 3। तो कॉलम कौन सा कम होगा? तो अब ये हमारे और आपके हिसाब से नहीं होगा कि सर ये वाला कॉलम हटाओगे कि ये वाला हटाओगे कि ये हटाओगे, हटेगा कुछ नहीं, क्योंकि एलिमेंट तो बाहर ही रहेंगे। अभी भी बाहर है, अभी भी बाहर है, कोई जाएगा नहीं कहीं।
सिर्फ क्या करना है, हमें अरेंज करना है कि कौन रोज में आएगा, कौन कॉलम्स में आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर दो ऑर्डर में से कोई एक ऑर्डर बताना होगा। तो यहाँ पर एक आर्गुमेंट लिखेंगे ऑर्डर इक्वल टू, एक होता है ऑर्डर सी, एक ऑर्डर होता है हमारा यहाँ पर एफ। सर समझ में दोनों में से कोई नहीं आया, चलो अब समझाते हैं पहले सी के लिए। सी का मतलब होता है, सी लैंग्वेज में जो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होता है मेमोरी में रिप्रेजेंट करने का, वो ऑर्डर आप लिखेंगे। तो सी लैंग्वेज का ऑर्डर यूज होगा। सर अभी भी समझ में नहीं आया, क्योंकि हो सकता है हमने सी लैंग्वेज कभी ज्यादा अच्छे से पढ़ी ही ना हो। तो आसान भाषा में लिख देते हैं, रो मेजर। तो ऑर्डर इक्वल टू सी का मतलब है रो मेजर ऑर्डर में आपका रीशेपिंग होगा। सर समझ में तो अभी भी नहीं आया कि रो मेजर क्या होता है। चलो अब एक काम करते हैं, हम एक एक रो को स्कैन करते हुए चलते हैं। मैंने क्या बोला, एक एक रो को स्कैन करते हुए चलते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा कि एक एक कॉलम को स्कैन करते हुए चलते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे रीड नहीं करना है। कैसे रीड करना है, ऐसे रीड करना है। तो रो मेजर का मतलब है जो आपकी एक्चुअल मैट्रिक्स है उसकी रो को पढ़िए, और नई मैट्रिक्स जो रीशेप होकर बन रही है उसकी रो में लिखिए। रो में पढ़ो, रो में लिखो, दैट मीन्स रो मेजर। तो आपने क्या करा, पहली रो पढ़ी 3, पहली रो बनाई 2, 9, ठीक है। अब इस रो में 3 कॉलम होने की बात थी, तो टारगेट मैट्रिक्स में पहली रो में 3 कॉलम आ चुके हैं, बट जो सोर्स मैट्रिक्स है उसमें अभी पहली रो में एक एलिमेंट बचा है। तो अब अगली रो में आ जाओ, टारगेट की अगली रो में आ जाओ। तो 4 कहाँ आ गया, ये आ गया। अब सोर्स मैट्रिक्स की अगली रो पढ़ो, और टारगेट में रो पर ही लिखते चलो। तो अब 8, ये 8 आ गया, फिर 6, ये आ गया। अब सर सोर्स मैट्रिक्स में अभी रो में एलिमेंट बचे हैं, बट टारगेट मैट्रिक्स की 2 रो पूरी हो चुकी हैं, कोई नहीं। तो टारगेट मैट्रिक्स की तीसरी रो पर आ जाओ। तो रो वाइज पढ़ना है और रो वाइज ही राइट करना है। तो जब हम कॉलम सॉरी जब हम रो मेजर की बात करते हैं, तो रो मेजर का मतलब होता है कि रो रीड करेंगे और रो को ही राइट करेंगे, दैट इज रीड एंड राइट रो वाइज। हाँ जी नवनीत बताइए। बोलो क्या पूछ। ऐसे कॉलम मेजर भी सर तो हो सकता है। हेलो। चलिए, तो अब अभी हमने क्या करा, अभी हमने यहाँ पर रो मेजर वाले कॉन्सेप्ट को देखा है। तो जिस तरह से हम रो मेजर कर सकते हैं, क्या इन्होंने क्वेश्चन पूछा, क्या हम कॉलम मेजर कर सकते हैं? आंसर इज यस, हम कॉलम मेजर भी कर सकते हैं। तो सर क्या बताना पड़ेगा अगर हम कॉलम मेजर करना चाहते हैं? तो एफ। सर वैसे तो सी का मतलब कॉलम होता है, तो यहाँ पे सी लिखते तो शायद ज्यादा सही रहता। एफ का मतलब क्या है, एफ के कॉलम तो नहीं होता। भाई ये आपका सोचना है ना। पाइथन वालों का सोचना है। फोरट्रेन, फोरट्रेन नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, हमारी लाइफ में शायद कभी नहीं आई होगी क्योंकि कॉलेज के सीसी सिलेबस में नहीं थी, है ना। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब मैट्रिक्स रिप्रेजेंट होती है मेमोरी के अंदर, तो कॉलम मेजर ऑर्डर में रिप्रेजेंट होती है। इसलिए अगर आप रीशेप करना चाहते हैं कॉलम मेजर में, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, एफ लिखेंगे, ऑर्डर इक्वल टू एफ। तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम मेजर, रीड एंड राइट कॉलम।
तो कॉलम बाय रीड एंड राइट होगा। तो अच्छा बताओ फिर क्या होना चाहिए। सबसे पहले इस कॉलम को पढ़ेंगे। जब इस कॉलम को पढ़ेंगे और अपनी मैट्रिक्स में हम लिखेंगे, कॉलम पे लिखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा 3, फिर क्या आएगा 8, फिर क्या आएगा 6। अब ये बताओ टारगेट मैट्रिक्स में हमें पहले कॉलम में कितनी रो रखनी है, 4। तो अब अभी तो एक रो और बनेगी ना, अब कहां से लाएं वो, सोर्स रो की अगली कॉलम पढ़ो। तो ये यहां पर क्या आ गया 2, यहां आ जाएगा आपका 2। अब टारगेट मैट्रिक्स में पहला कॉलम पूरा हो गया, अब टारगेट मैट्रिक्स से अगला कॉलम बनाओ। तो सोर्स मैट्रिक्स का कॉलम कहां तक पढ़ चुके थे, 2 तक आ गया था, तो 6, 7। अब अगला कॉलम पकड़ लो यहाँ पर 9, ऐसे करके आप समझ लो, ठीक है। 3, 8, 6, फिर 2, फिर ऐसे कर। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स की बात करते हैं पाइथन के अंदर। तो हम मैट्रिक्स को दो तरह से हम रीशेप कर पा रहे हैं, रो मेजर, कॉलम मेजर। हाँ जी। जो रीशेप फंक्शन से हमें रिजल्ट वापस दिया जाता है वो अपने आप में एक मैट्रिक्स नहीं, अपने आप में वो एक एंटी एरे है, लेकिन वो एक नया एंटी एरे है जी। अच्छा चलो इसकी बात भी करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ये देखा कि रीशेप हमारे बताए गए ऑर्डर के अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग एरे को नए शेप में लाकर हमें वापस कर देता है, ठीक है। ये क्या एग्जिस्टिंग एरे को बदलता होगा, हमने कहा नहीं, मेमोरी में एक नई कॉपी बनाएगा। अगर मैं ए को प्रिंट कराऊं तो अभी भी हमारा ए जैसा था वैसा ही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है, जैसा है वैसा ही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो इससे क्या बना होगा, एक नया एरे बना होगा। अगर आपको उसे आगे के प्रोग्राम में इस्तेमाल करना है तो आप उसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए। अगर आप उसे किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करते हैं तो क्या होगा, जुपिटर की फैसिलिटी है कि अगर वो सिंगल स्टेटमेंट है या अगर वो आखिरी स्टेटमेंट है सेल पे लिखा हुआ, तो रिजल्ट अपने आप प्रिंट कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस रिजल्ट वाली मैट्रिक्स को आगे के प्रोग्राम में यूज करना चाहते थे तो आपको इसे संभाल कर किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा करता हूं तो अब मुझे उन मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा, प्रिंट लगाएंगे भी, और यहाँ सी प्रिंट करना है तो प्रिंट लगाएंगे सी। मैंने आपको बताया था जब कोई मैट्रिक्स या एनडी एरे प्रिंट होता है तो उसके एलिमेंट के बीच में स्पेस होता है, कॉमा नहीं होता। ये बात तब सही जब आप प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने डायरेक्ट किसी एरे को प्रिंट कर दिया बिना प्रिंट लगाए तो जुपिटर अपने अकॉर्डिंग फिर इसे दिखाएगा, और जुपिटर जब इसे दिखा रहा है तो कॉमा लगा के दिखा रहा है। तो जो हमने डिफरेंस देखा था वो तब वैलिड है जब हम प्रिंट के साथ जा रहे हैं। देखो यहाँ पर मैंने ए लिखा और मैंने यही एरे प्रिंट के साथ प्रिंट कराया तो डिफरेंस आ गया। हमें इसको सही मानना है। ये तो जुपिटर का अपना एक फीचर है। अगर मैं आइडल में कोड बना रहा हूं, अगर मैं पाईचार्म बीएस कोड में कोड बना रहा हूं तो ये तरीका तो चलता नहीं है, वहां पर वहां तो प्रिंट से ही प्रिंट होगा। ये तो जुपिटर का हमारा एक फीचर है कि कोई वेरिएबल बिना प्रिंट के प्रिंट हो जाता है, कब, अगर वो आखिरी स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ए भी लिख दूं बी भी लिख दूं, अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि दोनों मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएंगे, नहीं, जो आखिरी वाली है वो प्रिंट होगी, सिर्फ यानी सिर्फ बी वाली प्रिंट होगी, ए वाली नहीं होगी। ठीक है? जब मैं ऑर्डर नहीं बताऊंगा तो डिफॉल्ट ऑर्डर की वैल्यू सी होती है। तो अगर मैं ए को रीशेप कर दूं, ए डॉट रीशेप 4,3, और मैं ऑर्डर नहीं बताता हूं तो डिफॉल्ट ऑर्डर सी होगा। अब पूछो क्या पूछना है।
सर जैसे हमें रो मेजर में किए तो सपोज हेड जो इसका हेड पोजीशन हेड जहाँ भाई पर ना आपकी एलिमेंट ऊपर ही है ब्रेक हो रही है, सपोज। समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हो। बट ये समझ में आ रहा है कुछ कह रहे हो, क्या कह रहे सर हो। सर जैसे रो मेजर में मेरा एट जो एट ये जो सर एट लिखा हुआ है इसका सर जो जो इंडेक्स होगा वो रो मेजर में तो सर अलग है और कॉलम मेजर में अलग है, तो हमें कैसे पता करना होगा ये इसको रो मेजर के अकॉर्डिंग फाइंड करना है या कॉलम मेजर के अकॉर्डिंग। उल्टा सोचो। सर आप सुन पा रहे हैं। आप पहले ये डिसाइड करो कि आप रो मेजर पे काम कर रहे हो या कॉलम मेजर पे काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स डिसाइड होगा। इंडेक्स के अकॉर्डिंग रो मेजर कॉलम ऑर्डर डिसाइड नहीं होगा। तो आपने जो डिसीजन लिया है उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स बनेगा। सर पहले हमें सोचना पड़ेगा हम रो मेजर में कर रहे हैं या एग्जैक्टली कॉलम मेजर में पहले कर रहे हैं। अपना पहले ऑर्डर सोचिए, उसके अकॉर्डिंग फिर इंडेक्स बनना है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे काम करेंगे। यस सर। चलिए, तो रीशेप क्या करता है ये हमारी समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं और रीशेप का कुछ और क्विकली 2,6। अब मैं जो रीशेप होकर एरे बनता है मैं उसे कहीं किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहा हूं, जो चल रहा है हम उसी को प्रिंट करा देते हैं। 2 रोज 6 कॉलम। और कौन सा ऑर्डर उठाया होगा इसने, रो मेजर, सी का मतलब रो मेजर उठाया होगा। ठीक है। 8 और रीशेप 1,12, 1 रो 12 कॉलम, 1 रो 12 कॉलम। 8 और रीशेप 12,1, 12 रो 1 कॉलम। ठीक है। 8 और रीशेप। अब नई चीज सीखो। जब हम रीशेप में अपना नया शेप पास करते हैं तो पहली वैल्यू नंबर ऑफ रोज, दूसरी वैल्यू नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां पर अगर मैं सिर्फ पहली वैल्यू बता दूं और दूसरी जो डायमेंशन है, तो पहली डायमेंशन मैंने 4 बता दी, रो डायमेंशन 4, कॉलम डायमेंशन मैंने -1 बताई। तो -1 डायमेंशन का मतलब होता है ऑटो कंप्यूट। अकॉर्डिंग टू सेकंड अब ऑटो कंप्यूट हो जाएगा -1। तो यहाँ पर अब 4 है, टोटल एलिमेंट 12 हैं, तो यहाँ पर 3 आना चाहिए, अपने आप 3 कॉलम आ जाएंगे। सेम मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, मैंने -1 यहाँ लगा दिया और यहाँ 3 कर दिया। 12 एलिमेंट है इस एरे में, 3 कॉलम बनाने की बात हो रही है। तो कितनी रो होनी चाहिए, ऑटो कंप्यूट होकर अपने आप यहाँ आ जाएंगी, 4 रो होनी चाहिए। लेकिन ऑटो कंप्यूट तभी करेगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में सही बैठ रहे हैं। आपने कहा -1 ये है और 6 ये है। अब 12 नहीं, अभी भी हो जाएगा, मान लो 7 कर दिया। 12 एलिमेंट में अगर एक डायमेंशन 7 है तो कोई तरीका नहीं है कि हम 12 पे पहुंच जाएं गुणा करके किसी भी नंबर के साथ। तो ये क्या आ जाएगी हमारी एरर, कि अब -1 ऑटो कंप्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि -1 में कुछ भी मान लो उसकी गुणा 7 से करें तो 12 आएगा ही नहीं। ठीक है, एरर। तो रीशेप में अगर हम एक डायमेंशन जानते हैं और दूसरी हम ऑटो कंप्यूट करना चाहते हैं, अगर पॉसिबल है तो -1 लगाकर ऐसा किया जा सकता है। अब आप अपने मन में अगर लालच ले आओ और कहो कि चलो दोनों लगा देते हैं, अब वो क्या कितने ऑप्शन माने, 2 6 3 4 4 3 1 12 12 1 सब सही है ऐसा। तो ये एरर है। एक ही डायमेंशन नेगेटिव कर सकते हो, ऑटो कंप्यूट हो जाएगी। दोनों नहीं कर सकते, दोनों नहीं कर सकते, एरर। कैन ओनली स्पेसिफाई वन अननोन डायमेंशन। अननोन डायमेंशन मतलब नेगेटिव डायमेंशन मतलब माइनस।
ठीक। तो रीशेप का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा अभी कुछ समझ में आया। क्यों? सब कुछ नहीं आया समझ में? हमने कने अभी काफी बातें ऐसी हैं जो अभी मैंने नहीं बताई हैं रीशेप के बारे में। अभी सिर्फ हमने उतना सीखा है जितना हमने पढ़ लिया है। तो रीशेप जितना हमने पढ़ लिया है उससे आगे भी काम करता है। ठीक है। तो जब वो पढ़ लेंगे तो वापस से दोबारा पढ़ेंगे रीशेप, और वो आज की क्लास होगी, आज ही पढ़ लेंगे। फिर से देखो, अगर ये मेरा ए है, अब ये मत देखना कॉमा लगकर आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसलिए कॉमा लगकर आ रहा है। अगर मैं प्रिंट में लिखता तो स्पेस ही आते। ठीक है। तो अब ये मेरा एक एरे है। इस वाले एरे को अगर मुझे रीसाइज करना हो तो रीसाइज नाम का भी एक मेथड होता है। तो जिस एरे को रीसाइज करना है हम रीसाइज मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो सर क्या फर्क है रीशेप और रीसाइज में? रीशेप में साइज सेम रहता है, 12 एलिमेंट से 12 ही रहेंगे, 10 से 10 रहेंगे, सिर्फ आप शेप बदल सकते हो। रीसाइज में साइज भी बदला जा सकता है। 12 को 10 बना दो तो भी चल जाएगा, 12 को 22 बना दो तो भी चल जाएगा। तो आप एक नया साइज बना सकते हैं एरे का। तो रीशेप और रीसाइज में पहला डिफरेंस यही है कि अगर आप रीशेप का यूज करते हैं तो साइज सेम रहता है, सिर्फ डायमेंशन आप बदल सकते हैं, है ना? डायमेंशन की जो वैल्यूज हैं उनको आप बदल सकते हैं। रीसाइज में आप डायमेंशन की वैल्यू भी बदल सकते हैं और साइज भी बदल सकते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कम ज्यादा होगा तो भी एडजस्ट हो जाएगा। करके दिखाओ। तो मैंने यहाँ पे पहले क्या करा, यहाँ लिख दिया 3,6। कितने एलिमेंट चाहिए होंगे फिर? 18। एरे में कितने एलिमेंट हैं? 12। अब 6 कहां से लाओगे? तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ से लास्ट में क्या फिल कर देगा? 0 को फिल कर देगा। ठीक है। लेकिन जब आप ऐसा करते हो तो आपको एक आर्गुमेंट देना पड़ेगा। अभी मैं अगर नहीं दे रहा हूं तो देखो क्या होगा, एरर आ रही है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, कैन नॉट रीसाइज। आप क्या करें, यहां पर एक आर्गुमेंट पास करें, रेफरेंस चेक इक्वल टू फॉल्स। अब आप इसका रिसाइज कर सकते, रेफरेंस चेक इक्वल टू फॉल्स, चल गया। दूसरा डिफरेंस रीशेप और रीसाइज में, रीशेप एक नया एरे बनाता है जबकि रीसाइज एग्जिस्टिंग एरे को ही हमारा मॉडिफाई कर देता है। तो अब आपको मिलेगा कुछ नहीं, आप सोचे कि मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करूंगा, कुछ नहीं मिलेगा। 3 रो 6 कॉलम, 3 रो 6 कॉलम, लास्ट में क्या ऐड हो गया हमारा? 0 0 0 0। अब मान लो मैं यहाँ रिसाइज करता हूँ ए डॉट रिसाइज 6 रो 3 कॉलम। तो अब कितने एलिमेंट है इसमें? 18। और 18 में ही मैं रिसाइज कर रहा हूँ तो रेफरेंस चेक लगाने की जरूरत नहीं है, तो वैसे ही हो जाएगा। 6 रो 3 कॉलम। तो रेफरेंस चेक इक्वल टू फॉल्स तब लगाना है जब आप साइज को बदलते हैं। कम करो ज्यादा करो, मान लो कम करना है तो ए डॉट रीसाइज, मान लो मैंने कर दिया 3,3। अब 18 के 9 बना दो। तो सर कौन से 9 एलिमेंट छोड़ोगे? ऑर्डर। आप बताओ किस ऑर्डर में रिसाइज करना है, कॉलम ऑर्डर या रो मेजर ऑर्डर? उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट अपने इग्नोर हो जाएंगे बाद। तो जब मैं रिसाइज में नहीं बता रहा था ऑर्डर क्या है, तो बाय डिफॉल्ट क्या ऑर्डर चल रहा होगा हमारा? रो मेजर, टी, टी का मतलब रो मेजर। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट आपके रो वाइज रीड होंगे, रो वाइज राइट होंगे। अब जो बच गए 9 के बाद उनको इग्नोर कर दिया जाए। अब देखो मैं साइज कम कर रहा हूँ, तो जब साइज कम करता हूं तो मुझे क्या लगाना, या कम या ज्यादा करता हूं तो मुझे क्या लगाना होगा? रेफरेंस चेक इक्वल टू
अब हाँ जी बताएं क्या पूछ रहे सर इसमें एस एडे में सर 2 डायगोनल होंगे सर, एक में जो ऐड आया इसमें 2 डायगोनल होंगे, तो रीशेप हो सकता है केवल सर डायगोनल का एलिमेंट, दोनों डायगोनल का एलिमेंट। तो पूछना जैसे क्या है सर 9 8, इस एरे में सर 2 डायगोनल है ना सर, हर एरे में तो कई इस डायगोनल दोनों होते डायगोनल के एलिमेंट्स, यस सर, तो हैं। केवल सर डायगोनल का एलिमेंट चेंज करके उसको रीशेप करना है, तो सर ऐसा हो सकता है क्या? लॉजिक लगाना पड़ेगा इंडेक्स पे जाकर, डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है इसका आपको करने का। सर क्या लगाना होगा सर? डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है, लॉजिक लगाना पड़ेगा इंडेक्स का यूज करते हुए। चलिए, अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि भाई ये जो रेफरेंस चेक है इसका थोड़ा सा मतलब समझाइए, अभी तो रटने वाली बात हो गई कि रेफरेंस चेक फॉल्स करना पड़ेगा अगर मैं नया साइज देना चाहता हूं। इससे ये पता है कि मेरा काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा हम समझना चाहते हैं कि आखिर ये है क्या। तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है बिहाइंड द सीन कि मान लो ये आपका एरे मैट्रिक्स है या एरे जो भी है, ये आपका कोई एरे रेफर कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि एक और वेरिएबल है जो इसको रेफर कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है ये भी इसी को रेफर कर रहा है, ऐसा तो होता ही है, पाइथन के अंदर चीजें शेयर होती हैं। तो मान लो जो आपने मैट्रिक्स बनाई है ए, वो और भी वेरिएबल से रेफर हो रही है। अब आपने लिखा ए डॉट रीसाइज और यहां पर अपना नया साइज दे दिया। अब जब नया साइज दोगे तो यही वाला एरे जो ए से रेफर हो रहा था बदल जाएगा, इसका साइज बदल जाएगा, कम या ज्यादा जो आपने कराया वो हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि सी और बी पर क्या फर्क पड़ेगा, पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये उसी को चेंज कर देता है, नई कॉपी नहीं बनाता। तो अब अगर सी और बी इसके साथ एग्री नहीं है तो सी और बी हमारा रेडी नहीं है कि भाई हम भी तो इसको यूज कर रहे थे, हमें तो नहीं चाहिए था नया साइज, तो ए ने बदल कैसे दिया। तो इसलिए इंटरप्रेटर क्या करता है, जब आप नया साइज देते हो तो पहले चेक करता है क्या इसको कोई और तो रेफर नहीं कर रहा है, कोई और तो रेफर नहीं कर रहा है। अगर इस मैट्रिक्स को कोई और रेफर कर रहा होगा तो नया साइज नहीं देने देगा। क्यों? क्योंकि इंटरप्रेटर क्या सोचेगा कि जरूरी नहीं है कि इसको चाहिए नया साइज तो बाकियों को भी चाहिए होगा, और बाकी भी इसी एरे को रेफर कर रहे हैं। इसलिए इंटरप्रेटर से क्या कहते हैं, भाई इंटरप्रेटर ये चेकिंग करो ही मत कि क्या कोई और रेफर कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप ये चेक करने जाओगे तो फिर आप करने नहीं दोगे। तो इसलिए हम इंटरप्रेटर से कहते हैं कि इंटरप्रेटर इस मैट्रिक्स को कोई और रेफर कर रहा है या नहीं कर रहा है ये चेक मत करो। ये मान लो कि बस मेरा ही इकलौता वेरिएबल है जो इस मैट्रिक्स को रेफर कर रहा है और जो ये कह रहा है वो कर दो। इसलिए हम क्या आर्गुमेंट लिखते हैं, रेफरेंस चेक इक्वल टू। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो हम रिसाइज कर रहे हैं, इस रिसाइज में क्या हम जीरो की जगह अपने एलिमेंट दे सकते हैं? भाई हम एग्री नहीं है जीरो के साथ, हम कह रहे हैं कि 5 से फिल कर दो नया साइज, या जो मैं कहता हूं उससे फिल कर दो नया साइज। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तो आई गेस नहीं है ना, लेकिन एक लॉजिक लगाकर हम कर सकते हैं कि पहले तो ये सब जीरो जीरो हो गए, अब क्या करो, इनके इंडेक्स पे जाकर जो वैल्यू फिल करनी है वो वैल्यू फिल करके आप आ सकते हो। तो जो आप चाहते थे वो हो जाएगा, लेकिन वन गो में नहीं होगा, वन गो में नहीं होगा। हाँ, एक तरीका है कि आप जीरो की जगह पे क्या कर सकते हो, सेम एलिमेंट जो शुरू से चलते आ रहे हो उनको रिपीट करा सकते हो। जीरो की जगह पर आप वो एलिमेंट रिपीट करा दो जो शुरू से चलते आ रहे थे, यानी कि फिर से यहाँ 3 2 9 4 8 6 ऐसा हो जाएगा। ऐसा करने के लिए रिसाइज मेथड को
आप एरे के ऊपर कॉल ला करके नमपाई के अंदर भी, नमपाई मॉड्यूल के अंदर रीसाइज नाम का एक फंक्शन है, यहां पर आप यूज कर सकते हो। जब np डॉट रीसाइज करेंगे तो यहां पर आपको अपना एरे पास करना होगा, या आपने अपना एरे पास कर दिया और एक नई शेप आप यहां पर दे सकते हैं। नया शेप दे दिया, मान लीजिए मैंने 5x5 का, ठीक है। अब मैं इसको रन करा रहा हूं, तो जब मैं एनपी के साथ रिसाइज करता हूं तो रेफरेंस चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नया बन जाता है, एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं होता। यानी कि अगर आप ऐसे कहोगे कि भाई ये एक मैट्रिक्स है, इसको ए रेफर कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है, तो जब मैं np डॉट रिसाइज करता हूं तो ये एग्जिस्टिंग को चेंज ना करके नया बना देता है। इसलिए रेफरेंस चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नया बन रहा है। अब हमारा नया बनकर तैयार हो गया और जिसका रिजल्ट ये आ गया। तो अब ये हमें क्या करेगा, np डॉट रिसाइज ये हमें एक नया मैट्रिक्स वापस करेगा, ठीक है, एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं करेगा। और दूसरा, जीरो फिल नहीं कर रहा है, एलिमेंट को रिपीट कर दे रहा है। जो पुराने एलिमेंट थे 3 2 9 4 8, यही हमारे रिपीट होना शुरू हो गए होंगे। तो पहले देखो 9 एलिमेंट आपके आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद से रिपीट होना शुरू हो गए। यहाँ तक तो 9 एलिमेंट एक्चुअल हो गए आपके, अब रिपीट होना शुरू हो गए, 3 2 9 4 8 6, फिर 3, फिर से रिपीट होना शुरू हो। तो ये हम कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास ऐसी कोई डायरेक्ट फैसिलिटी नहीं है कि सर जो नया साइज होगा वो उसमें मैं अपनी पसंद की वैल्यू बताऊंगा कि ये कर दो। दो ऑप्शन है, या तो रिपीट करवा लो या जीरो फिल करा लो, ठीक है। रिपीट कराओगे तो np डॉट रिसाइज करोगे, और अगर जीरो से फिल कराओगे तो a डॉट रिसाइज करोगे। अब इस बात को बहुत ध्यान से, केयरफुली समझना है। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ बताया a डॉट रीसाइज, दूसरा है np डॉट रीसाइज। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले वाले केस में रीसाइज एक मेथड है एरे का, दूसरे वाले केस में रीसाइज एक फंक्शन है नंपाई मॉड्यूल का। फिर सुनेंगे, पहले वाले केस में रीसाइज एक मेथड है एरे का, एरे ऑब्जेक्ट पे डॉट लगा के कॉल किया जा रहा है। दूसरे वाले केस में रीसाइज एक फंक्शन है नंपाई मॉड्यूल का। रीसाइज मेथड को पता है कि ऑपरेशन किस एरे पे करना है, ए वाले एरे पे करना है, इस वाले एरे पे करना। नंपाई मॉड्यूल में जो रीसाइज फंक्शन है, अभी उसे पता ही नहीं है कि किस एरे को रीसाइज करना है, ये तो मॉड्यूल का नाम है। तो हम आर्गुमेंट में क्या पास करते हैं, अपना एरे पास करते हैं कि लो भाई आर्गुमेंट में एरे लो, इस वाले एरे पर काम करना है। उसके बाद जो नया साइज है वो हम आर्गुमेंट पास करेंगे, नया शेप, और यहां पे हम आर्गुमेंट में नया शेप अपना पास करेंगे, ठीक है। तो वो सिंटैक्स वाली बात हो गई। अभी आप कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा काम। तो रीसाइज जब हम ऐसे लिखेंगे तो ये मेथड है, मेथड ऑफ एरे, और ये फंक्शन है नंपाई का। अगर आप इस बात में अभी भी उलझे हुए हैं कि मेथड और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, तो ये सही टाइम नहीं होगा इस पर डिस्कशन करने का, क्योंकि ये चीजें पाइथन के अंदर आपको पढ़ा दी गई हैं। जिसको नहीं आती है पाइथन की क्लासेस की रिकॉर्डिंग दोबारा देखें और अपने आप सीखें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना। ऑलरेडी मैंने ये सब कुछ कवर कर रखा है। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये कि जो हमारा रीसाइज मेथड है ये एग्जिस्टिंग एरे को मॉडिफाई करता है।
No. Modify existing array, जबकि जो np डॉट रीसाइज है रिटर्न से कॉपी। तो रीसाइज मेथड जिस एरे पे कॉल करेंगे वही एरे चेंज हो जाएगा, जबकि रीसाइज फंक्शन हमारा एक कॉपी बनाकर वापस करता है। तीसरा, जो रीसाइज मेथड है ये हमारा जीरो फिल करता है, फिल जीरो इफ साइज इज 10। यहाँ पर repeat element if size is एलिमेंट को रिपीट करेगा अगर साइज बदलते हैं। आखिरी डिफरेंस, साइज बदलने के लिए रेफरेंस चेक इक्वल टू फॉल्स लगाना जरूरी है। रेफरेंस चेक इक्वल टू फॉल्स if we change size। ये क्या होता है? एन का मतलब नॉट एप्लीकेबल, मतलब ये वाला पॉइंट इस पर एप्लीकेबल नहीं है, इसमें इस चीज की जरूरत नहीं होती। तो ये तो हो गया भाई, रीसाइज दो तरह से आप कर सकते हो किसी भी एरे को, रीसाइज मेथड लगाकर एरे डॉट रीसाइज, जो भी एरे का नाम था ए बी सी डी जो भी था डॉट रीसाइज, और दूसरा है रीसाइज फंक्शन का यूज करके एनपी पे कर अपनी वैल्यू पसंद की फिल करनी है। जब आप साइज बदलोगे तो वन गो में नहीं होगा, पहले आप ये करो, उसके बाद फिर इंडेक्स पे जाके मैन्युअली अपनी वैल्यू जीरो की जगह जो देना है वो असाइन कर देंगे। चलो, अब अगला डिफरेंस आता है जो इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है। भाई ये बहुत हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी मैंने डिस्कस किया है इंटरव्यू में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जब आप फ्रेशर का इंटरव्यू देने जाते हो, ये पूछा जाएगा जब आप 1-2 साल एक्सपीरियंस पे जाओगे। अब जो मैं पूछ रहा हूँ ये वो है जो फ्रेशर से पूछा जा सकता है कि भाई रीशेप और रीसाइज में क्या डिफरेंस है। रीशेप और रीसाइज में क्या डिफरेंस है, बताओ क्या डिफरेंस है। अब ये मत कहना कौन सा रीसाइज, ए डॉट रीसाइज के एनपी डॉट रीसाइज, कोई सा भी, कॉन्टेक्स्ट नहीं किया दोनों में। तो आप आंसर क्या दोगे? सबसे पहले रीशेप में नया साइज पॉसिबल नहीं है, जबकि रीसाइज में नया साइज पॉसिबल है। अब भले ही वो रेफरेंस चेक लगा के दे या कैसे, बट पॉसिबल तो है। बट रीशेप में नया साइज नहीं हो सकता, एग्जिस्टिंग साइज को ही नए डायमेंशन में अरेंज करना है। दूसरा दूसरा है कि जो रीशेप है ये हमेशा एक नया एरे बना कर देगा, हमेशा नया वापस करेगा, एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं कर रहा। जबकि रीसाइज डिपेंड करेगा कि हम कौन सा लगा रहे हैं। अगर ए डॉट रीसाइज कर रहे हैं तो एग्जिस्टिंग में चेंज कर देगा, और एनपी डॉट करके कर रहे हैं
तो हमारा नया बना कर दो। तो जो मेन डिफरेंस आपका रह गया रीशेप और रीसाइज का, वो है साइज। कि रीशेप में न्यू साइज इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो यहाँ लिखेंगे न्यू साइज इज नॉट पॉसिबल। We can only change dimension. उसी पैटर्न को लिख देते हैं। न्यू साइज इज पॉसिबल along with dimension। डायमेंशन के साथ साथ आप नया साइज भी दे सकते हैं। अच्छा, दूसरा डिफरेंस अभी जस्ट याद आया मुझे, और मैं अभी करके दिखा भी दूंगा। रीशेप में 1 नेगेटिव डायमेंशन इज अलाउड, रीसाइज में नॉट अलाउड। ये मैंने करके अभी दिखाना है, तुरंत कर देता हूं। मैं लिखा ए डॉट रीसाइज, और अभी ए का साइज मान लो आपका है 9 का, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 3, -1, एरर आ जाएगी। नेगेटिव डायमेंशन नॉट अलाउड, नेगेटिव अलाउड नहीं है किसमें, रीसाइज में, जबकि रीशेप में अलाउड। तो ये दो डिफरेंस हैं जो आपको बताने हैं रीशेप और रीसाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि 3 डायमेंशन एरे क्या होता है, 4 डायमेंशन एरे क्या होता है, या n डायमेंशन एरे क्या होता है। तो मैंने आपको कल बताया था कि पाइथन में 3 डायमेंशन एरे कलर इमेज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। तो आज मैं आपको कलर इमेज के साथ नहीं सिखाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको सिंटैक्टिकली थोड़ा बताऊंगा कि 3 डायमेंशन में तीसरी डायमेंशन होती क्या है। क्योंकि 2 डायमेंशन में एक को हम रो मानते हैं, एक को हम कॉलम मानते हैं, तो 3 डायमेंशन में तीसरे को क्या मानेंगे, हाइट मानेंगे, विड्थ मानेंगे। तो ऐसे n डायमेंशन में n कहाँ से लाओगे, 4 में चौथी कहाँ से लाओगे, 5 में बाकी की 3 कहाँ से लाओगे। इसको आप सही से समझ लेते हैं, है ना, लाइफ टाइम ये हमारा काम करेगा। तो अब जो हम समझने जा रहे हैं ये एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट है इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नो मैटर आप जावा पढ़ रहे हो, पाइथन पढ़ रहे हो, सी पढ़ रहे हो, एक्स वाई जेड पढ़ रहे हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3D 4D 5D ND यही होगा जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ सिंटैक्स लिखने का अलग हो सकता है, कॉन्सेप्ट एक ही होगा। अब मैं लिखने जा रहा हूं
कुछ चीजें इन्हें समझिए, अपने ब्रेन को टाइम दीजिए ब्रेन के अंदर जाने का। 2 डायमेंशन एरे का मतलब होता है एरे ऑफ 1D एरे। जो बात मैंने लिखी है इसका मैं आपको पिक्चर बना के दिखाता हूं। मेरे पास एक एरे है। 2 डायमेंशन एरे की डेफिनेशन कहती है एरे। एरे का मतलब होता है कंटीजियस सीक्वेंस ऑफ समथिंग। एरे का मतलब होता है कंटीजियस, मतलब लगातार कुछ आए तो उसे एरे कहते हैं। और जो लगातार आए वो एक टाइप का होना चाहिए। तो जब भी ऐसा अरेंजमेंट बन जाए कि कुछ लगातार आ रहा है और वो एक जैसा टाइप है, तो उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? एरे। ठीक है। तो अब अगर आपसे कहा जाए मेरे पास एरे ऑफ बैचेस हैं, मतलब मैं सुबह से शाम तक लगातार बैच ले रहा हूं और सारे बैच पाइथन के हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे पास एरे ऑफ बैचेस है। एरे शब्द अब टेक्निकल शब्द नहीं रह गया है, आम आदमी भी शब्द का इस्तेमाल कर सकता है। सेंस क्या होगा कि वो किसी चीज को लगातार बता रहा है और वो जो लगातार बता रहा है वो एक जैसी है सब। तो इन सबको वन वर्ड में आप क्या कह सकते हैं? एरे कह सकते हैं। तो आप अपने बोलचाल की भाषा में एरे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं शुरू, है ना। एक्टर लोग ऐसा कह सकते हैं कि उनके पास एरे ऑफ मूवीज हैं, मतलब उनके पास लगातार कई सारी मूवीज हैं और सब एक जैसी हैं। समझ में आ रहा है? तो ये अब नॉर्मल वर्ड हो गया एरे, टेक्निकल वर्ड नहीं रह गया है। बस हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, है ना। वह बहुत से लोग कर रहे हैं। बराबर। एरे ऑफ बंडी एरे एक ऐसा एरे जिसके अंदर हर एलिमेंट एक एरे है। एक ऐसा एरे जिसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो भी अपने आप में क्या है? एरे हैं। तो ऐसा एरे क्या कहलाएगा? 2D एरे कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, अंदर वाले जो एरे हैं उन सब का साइज हमारा सेम होगा। अगर सेम नहीं हुआ तो जैक्ड एरे बन जाएगा। JAGGED, जैक्ड एरे बन जाएगा। अब कोई आपसे बोले कि मेरे पास एक 3D एरे है, मेरे पास एक 3D एरे है, थोड़ी देर बाद आप मुझसे आगे आगे बोलोगे एरे ऑफ 2D एरे, क्या होगा हमारा? 3D एरे होगा। इसका मतलब क्या है? 3D एरे भी एरे ही है, लेकिन जिसका हर एलिमेंट क्या हो? एक 2D एरे हो। ऐसे एरे को क्या बोलते हैं? 3D एरे कहते हैं। इसकी पिक्चर, ये एक एरे है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स अपने आप में 2D एरे हैं। अब उनका पिक्चर नहीं बना रहा, मैं लिख दे रहा हूँ। हर एलिमेंट अपने आप में 2D एरे है। पर एक बंडी एरे हो तो सर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एरे के सारे एलिमेंट सिमिलर टाइप के होते हैं। तो सब सिमिलर होंगे, सब 2D एरे होंगे सर। 3D एरे। अब सर 4D एरे बताओ, आपके हिसाब से 4D एरे क्या होना चाहिए? एरे ऑफ, एरे ऑफ 3D एरे। तो एक ऐसा एरे, एक ऐसा एरे जिसके अंदर हर एलिमेंट कौन है? 3D एरे। हर एलिमेंट कौन है यहाँ पर? 3D एरे। अब मुझे बताओ डॉट 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 एनडी एरे क्या होगा? भूल जाओ रो कॉलम हाइट विड्थ लेंथ, यही सच है तो सामने देख रहा है, बाकी सब तरीका है समझाने का। एरे ऑफ n-1D एरे, यही सच है, बाकी सब
सिर्फ समझाने का तरीका है कि रो है कि कॉलम है कि विड्थ है कि हाइट है। चलो जी। तो बंडी एरे क्या होगा? बंडी एरे ऐसा एरे है जिसका हर एलिमेंट बेसिक टाइप का है। बेसिक टाइप में क्या क्या मानोगे? इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन। इन चार को हम बेसिक टाइप में मान लेते हैं। तो अगर एरे के सारे एलिमेंट इन चार पांच में से हैं एक जैसे, तो बंडी एरे। तो सर ध्यान से देखो, एरे की एक ही डेफिनेशन है, कंटीजियस सीक्वेंस ऑफ सिमिलर टाइप एलिमेंट। जो मैं बोल रहा हूँ वो कान से सुनो, और जो सामने बना हुआ है उसे आंखों से देखो, और ब्रेन के अंदर दोनों डायरेक्शन से इनपुट आने दो, कानों से भी और आंखों से भी। अब मैं बोल रहा हूँ एरे की जनरल डेफिनेशन क्या होती है। एरे की जनरल डेफिनेशन है सीक्वेंस, कंटीजियस सीक्वेंस ऑफ सिमिलर टाइप एलिमेंट। कंटीजियस सीक्वेंस, लगातार। किसकी सीक्वेंस? सिमिलर टाइप। अब सिमिलर टाइप में या तो सारे इंटीजर हैं, सारे फ्लोट हैं, बंडी एरे। सारे 2D एरे हैं, 3D एरे। सारे 3D एरे हैं, 4D एरे। सारे 4D एरे हैं, 5D एरे। सारे के सारे एलिमेंट सिमिलर टाइप के हैं, बट सारे के सारे कौन है? n-1D एरे हैं, तो ND एरे। समझ में आ रहा है? तो कंटीजियस सीक्वेंस ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ आइटम क्या है? एरे। अब इस डेफिनेशन में बंडी एरे भी आ गया, 2D भी आ गया, 3D भी आ गया, सब आ गए। ठीक है। मेमोरी के अंदर कभी रो कॉलम नहीं बनती। मेमोरी के अंदर एरे के एलिमेंट एक लाइन में लगे होते हैं। ये सिर्फ समझाने का तरीका होता है कि रो और कॉलम। बराबर। अब इसका मैं 3D 4D तक आपको कोड बनाकर दिखा रहा हूं। आप उसके आगे कभी बना सकते हो, 5D 6D जितना चाहो उतना बनाओ। आप कितना कंट्रोल कर पाओगे अपने ब्रेन से, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो मैं 3D 4D तक आपको लेके चल रहा हूँ। 5D 6D पे जाना है, वो आपको डिसाइड करना है, जाओगे या नहीं जाओगे। वापस आते हैं। मेरे पास एक एरे है, और इस एरे को मैं np डॉट रिसाइज करता हूं। मान लीजिए तो 24 एलिमेंट में करता हूँ। ठीक है, 6,4। और जो आया मैंने इसको बी में स्टोर कर लिया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा 24 की गणित क्या है। अब मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ वो देखो। इन 24 एलिमेंट को मैं रीशेप करूंगा या रिसाइज करूंगा, जो चाहे वो कर लो। किस में करोगे? 3D एरे में। तो जो रीशेप और रिसाइज है, वो ये नहीं कहते कि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स नहीं आप बदल सकते हो। वो कहते हैं कि आप किसी भी 2, 3, 4, 5, 6 डायमेंशन के एरे को किसी भी 2, 3, 4, 5, 6 एरे में कन्वर्ट कर सकते हो, बंडी को छोड़कर। तो रीशेप और रिसाइज बंडी एरे नहीं बनाएंगे, एन डायमेंशन एरे बनाने का यूज करेंगे। एन की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। आसान भाषा में, ये जो एरे है अभी मैट्रिक्स है, 2 डायमेंशन एरे है, मैं इसी को 3 में बना सकता हूँ, इसी को 4 में बना सकता हूँ, इसी को 5 में बना सकता हूँ, 6 में बना सकता हूँ, यूजिंग रीशेप फंक्शन और रीसाइज फंक्शन। ठीक है, तो मैं रीशेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ए डॉट रीशेप। बताओ भाई, यहाँ पर 24 एलिमेंट हैं, तो मैंने लिखा 3 दूनी 6, 6 चौक 24। गुणा तो सही है ना? मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का ध्यान रखना है। रीशेप अगर मैं चला रहा हूं तो 24 एलिमेंट को अगर मैं ऐसे एडजस्ट करूंगा तो हो जाएंगे।
3 दूनी 6 और 6 चौका 24। अब सर ये है क्या क्या, ये तो बताओ पहले। तो अब रीशेप में जितनी वैल्यू लिखी जाती है कॉमा लगाकर उतनी डायमेंशन हो गई। तो ये कितनी डायमेंशन की बात चल रही है, टोटल 3। अब 3 डायमेंशन एरे बनकर आएगा। अब ब्रेन के अंदर लेकर आओ कि जो 3 डायमेंशन एरे है वो मैंने क्या बताया था। तो 3 डायमेंशन एरे एक ऐसा एरे होगा जिसके अंदर हर एलिमेंट क्या होगा, 2D एरे होगा। अब जो 2D एरे होगा उसमें तो रो कॉलम होंगे, लास्ट के जो 2 एलिमेंट होते हैं वो रो कॉलम होते हैं। ये रो है, ये कॉलम है। किसमें, जो 3D एरे के अंदर 2D एरेज होंगे, उन 2D एरेज में जो रोज कॉलम्स होंगे वो ये हैं जो 2 और 4 लिखे हुए हैं। अब किसका आंसर आना रह गया, कितने कितने 2D एरेज होंगे। आपने ये बता दिया कि जितने भी होंगे उनका अपना शेप 2x4 होगा, लेकिन कितने होंगे ऐसे, पहला आर्गुमेंट यही है। पहला आर्गुमेंट क्या है, साइज ऑफ 3D एरे। ये क्या है, साइज, साइज ऑफ 3D एरे। तो 3D एरे का साइज कितना है, 3। मतलब 3D एरे के कितने एलिमेंट होंगे, 3, 1 2 3। और तीनों के तीनों एलिमेंट कौन होंगे, 2D एरे, क्योंकि 3D एरे के अंदर क्या होता है, हर एलिमेंट 2D एरे। और जितने भी 2D एरे होंगे उनका अपने शेप कितना होगा, 2x4। तीनों के तीनों 2x4 के होंगे, कोई कम ज्यादा नहीं होगा। अब इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूं। अरे बी, मैंने एरे को बी में स्टोर करा है, 24 वाला जो बी में रखा है। कितने हैं हमारे, ये 3D एरे है, ये वाला, ये वाला जो ब्रैकेट है वो 3D एरे वाला है। उसके अंदर ये एक 2D एरे, ये एक 2D एरे, ये एक 2D एरे। हर 2D एरे में 2 रो 4 कॉलम, 2 रो 4 कॉलम, 2 रो 4 कॉलम, 2 रो 4 कॉलम। ठीक है। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने से चीज अच्छी होगी, आसान है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने रीशेप कर दिया, 4 2 3। बताओ क्या मैंने करने की कोशिश करी है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर दो, इस रीशेप से जो नया एरे बनकर तैयार होगा उसकी डायमेंशन क्या होगी, कितने डायमेंशन का एरे रीशेप होकर आएगा, 2D बनकर आएगा, 3D बनकर आएगा, 4D बनकर आएगा, क्या बनकर आएगा। हम्म? पहले क्वेश्चन में मामला बिगड़ गया। तो कैसे पता चलता है कि रीशेप से कितने डायमेंशन का एरे बनेगा। ये बात मैंने बोली थी या नहीं बोली थी, कभी बोली थी, है ना। अब हमने ध्यान से सुनी थी नहीं सुनी थी, ये तो फिर आपका मैटर हो गया ना। मेरा मैटर है कि मैंने बोली थी नहीं बोली थी ये बात, मैंने कहा हाँ रिकॉर्डिंग जाके देखना घर जाके, मैंने बोली है। अब आपका मैटर क्या रहेगा कि आपने वो सुनी थी कि नहीं सुनी थी। अब मैं आपके अंदर चला नहीं जाऊंगा सुनने के लिए, वो तो आपको ही करना पड़ेगा अपना काम। दोबारा सुन लो, रीशेप में कॉमा लगाकर जितनी वैल्यू लिखी जाती हैं, रीशेप उतने डायमेंशन का एरे बनाता है। कितनी लिखी मैंने वैल्यू यहाँ पर, 3। अगर मैं मान लो एक और लिख दूं ऐसे करके, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन, 7 डायमेंशन, 8 डायमेंशन, 9 डायमेंशन। अब गुणा भाग सही गलत है बात की बात है। अभी तो बस मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि कैसे पता चलता है कि रीशेप से जो बनकर आएगा वो कितने डायमेंशन का एरे होगा। गुणा भाग हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल कितने डायमेंशन का बनकर आएगा, 3 डायमेंशन का, ठीक है। अब
अगला क्वेश्चन, इससे जो बनकर आएगा वो 3 डायमेंशन एरे बनकर आएगा। अब 3 डायमेंशन एरे की डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी कि एरे ऑफ 2D एरे यही होती है। तो यानी कि अब बताओ 3D एरे का अपना साइज कितना होगा। 3D एरे का अपना साइज का मतलब है 3D एरे में जो 2D एरे होंगे वो कितने होंगे। तो पहला आर्गुमेंट क्या है, साइज ऑफ 3D एरे, यानी कि 3D एरे के अंदर 4 2D एरे होंगे। उन सारे 2D एरे का अपना अपना रो कॉलम का शेप क्या होगा, 2,3। ठीक है, चलो अब इसको देख लो। एक 2D एरे, 2 2D एरे, 3 2D एरे, 4 2D एरे, और हर किसी का शेप 2 3, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। हाँ जी, मुझे क्वेश्चन पूछना तो पहले, फिर आंसर देना, है ना। मैं पूछूंगा सीक्वेंस में तो आपको समझ में भी आता रहेगा और सही चीजें हो भी जाएंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इससे जो एरे बनकर आएगा वो कितने डायमेंशन का एरे रीशेप होकर आएगा। 4 डायमेंशन का, क्योंकि आपने रीशेप के अंदर 4 वैल्यूज लेके हुई है। ये तो बड़ा आसान तरीका हो गया कि इससे जो बनकर आएगा वो कितने डायमेंशन का एरे बनकर आएगा, 4 डायमेंशन का एरे बनकर आएगा। अब ब्रेन के अंदर पिक्चर बनानी है ना। 4D एरे का मतलब क्या होता है, एरे ऑफ 3D एरे। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है कि 4D एरे का साइज कितना होगा। 4D एरे का साइज कितना होगा, 4D एरे के अंदर कितने 3D एरेज होंगे। दूसरा क्वेश्चन पहले सुन लेते हैं, फिर आंसर की बात करेंगे। अब सर जो 3D एरे हैं, कई सारे 3D एरे होंगे। 3D एरे की डेफिनेशन क्या है, एरे ऑफ 2D एरे। कितने, उस 3D एरे के अंदर कितने 2D एरेज होंगे, है ना। उसके बाद जितने 2D एरे होंगे उनका अपना अपना शेप क्लियर है, 3x2 है, क्योंकि लास्ट के जो 2 होंगे वो रोज कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर से शुरू हो जाओ। अब बताओ 4D एरे बनकर तैयार जो होगा, उस 4D एरे में जो 3D एरेज आएंगे वो कितने आएंगे। सबसे पहला वाला है साइज, किसका साइज, जो एरे बनकर तैयार होगा उसका, किसका साइज होगा, साइज ऑफ 4D एरे। तो इसका मतलब 4D एरे में कितने एलिमेंट आएंगे, सिर्फ 2। ठीक है, 2 कौन होंगे, अपने आप में कौन होंगे, वो 3D एरे। अब सर 3D एरे का मतलब क्या है, 3D एरे का मतलब है एरे ऑफ 2D एरे। तो अब बताओ ये जो 3D एरे के अंदर 2D एरे होंगे उनका साइज कितना होगा, ये साइज ऑफ 3D एरे। तो हर 3D एरे के अंदर जो 2D एरे है, ये कितने साइज का है, 2। यहाँ भी 2 है, यहाँ पर कौन आएगा, 2D एरे, 2D एरे, 2D एरे। जितने भी ये 2D एरे हैं इनका अपना शेप कितना है, 3/2। तो यहाँ पर एक 3x2 का 2D एरे है, मैट्रिक्स है, यहाँ 3x2 की है, यहाँ एक 3x2 की है, यहाँ एक 3x2 की है। ठीक है,
तो अब अगर मैं इसको देखूं तो हम क्या बोलूंगा, मेरे पास जो एरे बनकर आएगा, गुणा कर लो 24 हो गए, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 2 दूनी 24, ठीक है। तो एक 4D एरे बनेगा जिसका साइज 2 होगा, मतलब उसके अंदर 2 3D एरेज होंगे। जितने 3D एरेज होंगे उनका अपना साइज भी 2 ही है, और जो 3D एरे उनके अंदर 2D एरेज होंगे, उन 2D एरेज का अपना जो साइज है वो 3x2 है। कहां से कहां तक? हमने कहा देखो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कौन है साहब? ये 3D, एक 3D एरे है, एक 3D एरे है। हर 3D एरे के अंदर कौन कौन है? 2D एरे। एक 2D एरे ये है, एक 2D एरे ये है, एक 2D एरे ये है, एक 2D एरे ये है। ये सब रेड वाले क्या है? 2D एरे में। और जो ब्लू वाले हैं वो हमारे क्या हैं? वो हमारे 3D एरे में। और ये जो बाहर पड़ा हुआ है ये 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 कौन है? मेरा 4D एरे। इस 4D एरे के अंदर 2 ब्लू वाले 3D एरे हैं, और हर 3D एरे के अंदर 2 2D एरे हैं, और हर 2D एरे का शेप 3 2 है। 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम। बताओ क्या पूछना है? सबके लिए सर अलग अलग ये नहीं हो नोड सकता, एलोकेट होगा क्या? जैसे 3D सबके लिए अलग अलग नहीं हो सकता। जितने भी एरे बनेंगे नहीं उसके होगा अंदर जो हमारा साइज है वो सबका सेम रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता आप सोचें कि इस 4D एरे में जो पहला 3D एरे है इसमें 2 एलिमेंट हो, और अगले वाले 3D एरे में 4 एलिमेंट हो। तो नमपाई में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, सी में इस तरह का कॉन्सेप्ट है, सी में आप ऐसा कर सकते हो। तो नमपाई में जब भी कोई एरे बनेगा मल्टी डायमेंशन वाला, उसके अंदर के एरे जो होंगे वो सिमेट्रिक होंगे हमेशा, अलग अलग साइज के नहीं होंगे। सर एड्रेस भी ये सब का सर नहीं होगा कुछ क्या चीज? जैसे सर एड्रेस में सर तो नहीं होगा जब ये मेमोरी नहीं होता तो? एड्रेस किसका? जैसे एलिमेंट आता है ना सर 3D से सर 2D में, 3D का जो एड्रेस होगा फिर 2D का एड्रेस होगा, सबका एड्रेस भी होगा सर क्या? यार ये तो मेमोरी वाली अगर बात सर होगी, ये तो सबका अलग अलग ही होगा। yes, जब आपसे कहा जाता है कि एरे के अंदर एरे है, डब्बे के अंदर डब्बा कभी नहीं होता, मेमोरी के अंदर मेमोरी कभी नहीं होती, पिक्चर होती है। मेमोरी के अंदर मेमोरी का मतलब है दो अलग मेमोरी है, और ये वाली मेमोरी इसको रेफर कर रही है। इसी बात का जो पिक्चर है आप ऐसे दिखा सकते हैं कि एक एरे है जिसके अंदर 2 एरे आ गए, कोई किसी के अंदर नहीं आता है। मेमोरी में सब अलग अलग पड़े होते हैं, बस एक दूसरे के एड्रेस को कंटेन करते हैं वो। तो इसको हम कह देते हैं कि उसके अंदर वो आ गया, है ना, कोई किसी के अंदर नहीं आता। ठीक है, चल, ये हमारा भाई कॉन्सेप्ट हो गया एरे का, कैसे हम लोग एरे के साथ बात करते हैं। तो अब सर बंटी एरे बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? रीशेप से रीसाइज तक समझ में आ गया कि किसी भी मल्टी डायमेंशन एरे को एक दूसरे मल्टी डायमेंशन एरे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2D को 2D में, 2D को 3D में, 3D को 2D में, 4D को 2D में, 2D को 4D में कर सकते। ठीक है, अगर मुझे किसी भी एरे को वापस लाना है, वापस मतलब बंटी एरे में लाना है, तो उसके लिए फ्लैटन नाम का एक हम एरे के ऊपर मेथड कॉल करेंगे। तो फ्लैटन मेथड क्या करेगा? इस एरे को जिस पर कॉल किया है फ्लैटन मेथड,
बंडी एरे में कन्वर्ट कर देगा। किस ऑर्डर में बंडी एरे बनाएगा? रो मेजर, कॉलम मेजर, वो आप बताओगे प्लेटन में कौन सा रखना है ऑर्डर। तो जब बंडी एरे राइट होगा तो बंडी एरे तो हमारा इसी तरह से राइट होगा, रो के अकॉर्डिंग राइट होगा। जब रीड करोगे तो कॉलम मेजर या रो मेजर का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर सीधा फ्लैटन कर रहा हूँ, बन गया हमारा। कैसे? रो को रीड करा और इसमें लिखते चले गए। अगर मैं ऑर्डर इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ लिख दूं ऑर्डर इक्वल टू सी, सेम आउटपुट आएगा। और अगर मैं कर दूं ऑर्डर इक्वल टू एफ, तो कॉलम को पढ़ेंगे, है ना, कॉलम को पढ़ा और फिर राइट कर दिया। तो राइट तो हम एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो राइट करते समय तुम्हारे पास रो कॉलम है ही नहीं, राइट करते समय तो एक के आगे एक ही लिखना है। रीड करते समय देखना है कि कॉलम को रीड करें या रो वाइज रीड करें, तो वो ऑर्डर से डिसाइड होगा। और जब मैं ऑर्डर नहीं बताऊंगा तो बाय डिफॉल्ट रो मेजर ऑर्डर हमारा चलेगा। चलिए, फ्लैटन एग्जिस्टिंग एरे को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, एक नया एरे बनाकर हमें दे दे रहा है। अगर मैं बी को देखूंगा तो जैसा था वैसा ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो फ्लैटन एक मेथड है, जिस एरे पे कॉल करेंगे वो मल्टी डायमेंशन एरे हो सकता है, 2D 3D 4D 5D, कोई सा डी हो सकता है, और उसको बंडी एरे में कन्वर्ट करके आपको दे दिया जाए। तो मल्टी डायमेंशन एरे टू मल्टी डायमेंशन एरे, रीशेप या रीसाइज। मल्टी डायमेंशन एरे टू बंडी एरे क्या यूज करोगे? फ्लैटन। बंडी एरे को np डॉट ए रेंज, क्या बंडी एरे को 2D में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो जब भी 2D 3D 4D में लाना होता है किसी भी एरे को, किसको याद करना है? रीशेप। तो बंडी को भी अगर आप रीशेप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, रीशेप रीसाइज दोनों कर सकते हैं। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो बंडी एरे हो, 2D एरे हो, एनडी एरे हो, इनमें से किसी को भी अगर आप 2D में लाना चाहते हैं, 3D में लाना चाहते हैं, 4D में लाना चाहते हैं, डॉट डॉट डॉट, एनडी में लाना चाहते हैं, तो हमारे पास रीशेप है, रीसाइज। तो रीशेप रीसाइज सोर्स एरे, चाहे बंडी हो, चाहे 2D हो, चाहे एनडी हो, एक्सेप्ट करते हैं। टारगेट एरे बंडी एरे नहीं होगा, टारगेट एरे हमेशा क्या होगा? 2D जरूर होगा। ठीक है, जिसमें कन्वर्ट करेंगे वो कम से कम 2D जरूर बनेगा। और अगर इनमें से किसी को उठाकर कोई सा भी हो, अगर मैं इसके ऊपर फ्लैटन कॉल कर दूं तो फ्लैटन क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ क्या बना कर देगा? बंडी, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये पिक्चर तैयार हो गई, जिससे आपको समझ में आ गया कि किस टाइप के एरे को, टाइप मतलब किस शेप के एरे को किस शेप में लाएं तो कौन सा तरीका यूज करते हैं। तो बंडी एरे में लाने का इकलौता तरीका फ्लैटन। किसको लाओगे? कोई सा भी एरे हो, 1D 2D 3D 4D 5D 6D, किसी भी डायमेंशन के एरे को बंडी में लाने का तरीका फ्लैटन। और किसी भी एरे को 2D 3D 4D में बंडी के अलावा अगर मुझे लाना हो तो तरीका है रीशेप या रीसाइज। आज इतना रखेंगे, कल ऑफ नहीं है, कल क्लास होगी। कल थर्सडे है, वैसे ऑफ रहता है बट कल क्लास होगी ना। तो कल थर्सडे है, कल ऑफ नहीं है, कल क्लास होगी सेम टाइम जो आपका होता है 10 बजे का, उस टाइम पर क्लास होगी। अगले वीक मैं 3 दिन अवेलेबल नहीं हूँगा, आपका उन 3 दिनों में ऑफ रहेगा। 19 20 21, 21 का अगला थर्सडे पड़ेगा, ऑफ है मेरा। 19 20 को मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो ये 3 दिन आपकी लगातार क्लास
जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई को नहीं होगी। तो इन 3 में से, ये तो थर्सडे है ही आपका, ऑफ रहता ही है, इन दोनों में से एक दिन का मैं कल आपको कंपेंसेट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो बाकी एक का जब मौका मिलेगा तो देखेंगे। बहरहाल कल मिलेंगे 10 बजे और इससे आगे बढ़ेंगे।